बिहाफ में किसी ने कुछ काम किया। तो देखो, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और द थर्ड पार्टी एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिटर। दिस implies written element of consideration. Full stop. Contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable. ये लाइन बड़ा खतरनाक है। पहले अंडरलाइन करो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज और सेकेंड लाइन को अंडरलाइन करो प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट। देखो क्या, फिर से मैं रिपीट करूंगा, देखना अभी। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और द थर्ड पार्टी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी प्रोमिसर के कहने पर कंसिडरेशन ऑफर किया जा रहा है प्रोमिसी या उसकी तरफ से थर्ड पार्टी की तरफ से। दिस इंप्लाइज रिटर्न एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन का मतलब है रिटर्न में कुछ देना। अब एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज एनफोर्सेबल। क्या मतलब होता है, ऐसे समझ में आएगा नहीं। लिखो, कहीं लिखो, 3-4 लाइन है इसके बारे में, स्टार बनाकर कहीं और लिख लो, नीचे लिख लो। इफ अ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज if a person contracted a marriage in consideration of a promise, if a person contracted a marriage in consideration of a promise, comma, then the marriage would be valuable consideration. If a person contracted a marriage in consideration of a promise, comma, then the marriage would be valuable consideration. Then the marriage would be a valuable consideration. Full stop. A promises B that he will marry her. That he will marry her if B gives rupees 5 lakh to C. A promises B that he will marry her if B gives rupees 5 lakh to C, comma, then the promise to marry is a valid consideration. Then the promise to marry is a valid consideration. Then the promise to marry is a valid consideration. हो गया? तो सुनो क्या लिखा, मैं बता रहा हूं। A ने B से कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं अगर तुम C को 5 लाख रुपए दे दोगी। B तो पैसे दे रही है, यानी B ने कंसिडरेशन तो रियल में दे दिया 5 लाख, बदले में A क्या दे रहा है B को? मैरिज का प्रॉमिस। तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज अ वैलिड कंसिडरेशन यहाँ पे लिखा हुआ, ये एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। और ये जो हम लोग टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिटर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखो पॉइंट क्या लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल मतलब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और इसको एनफोर्स कराया जा सकता है। तो अगर कल को B ने C को 5 लाख दे दिए और बाद में ये बोल रहा है कि नहीं मैं शादी तो नहीं करूंगा तुमसे, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज अ वैलिड कंसिडरेशन और इसको एनफोर्सेबल किया जा सकता है, एनफोर्स कराया जा सकता है। ओके, आगे पढ़ो। An act done at the desire of a third party is not a consideration. सुनो, A और B थे दो पार्टी, लेकिन B ने काम किया है A का, बट A के कहने पर नहीं, कोई तीसरा पार्टी ने उसको प्रेशराइज किया कि तुम A का ये काम करो और B ने किया, तो बाद में B A से क्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हें इनके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि क्या A ने कहा था ये करने के लिए? नहीं। तो इंपॉर्टेंट है, एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ अ थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन। इसका एक बहुत फेमस केस लॉ था यहाँ पर, विलेज मार्केट से रिलेटेड केस लॉ है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। D defendant promised to pay to P plaintiff यानी complainant
a certain commission on articles which would be sold through their agency in a market. D ने, दुर्गा प्रसाद ने प्रॉमिस किया P से कि तुम अगर मेरा आर्टिकल बेचोगे तो वैसे केस में मार्केट में तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। मार्केट क्या था? विलेज मार्केट था और वो पूरी तरह से बंद पड़ा था, ठप पड़ा था। मार्केट मतलब बंद था। अब मार्केट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय P एट द डिजायर ऑफ C। उसने C के कहने पर मार्केट को रिकंस्ट्रक्ट किया। किसने रिकंस्ट्रक्ट किया? कंप्लेनेंट ने, प्लेंटिफ P ने। P ने किसके कहने पर? C कौन था? उस जिला का कलेक्टर था, उस जगह का कलेक्टर था। कलेक्टर ने ऑर्डर दिया, किसको दिया? P को। अब P कौन था थोड़ा समझो। P वहां का समझ लो मुखिया होगा या कोई ऐसा आदमी होगा जिसका वहां पर पावर होगा, जल्दी होगा। कलेक्टर ने उसको बुलाया, बोला सुनो ये मार्केट को फिर से जिंदा करो, रिकंस्ट्रक्ट करो और वहां पर माल खरीदने बेचने का काम स्टार्ट करो, लोगों को इन्वॉल्व करो, बुलाओ। समझ में आ रहा है? किसने आदेश दिया? कलेक्टर ने। दूसरी तरफ एक दुर्गा प्रसाद थे जिन्होंने कहा कि अगर तुम वहां पर आर्टिकल बेचोगे तो क्या मिलेगा? कमीशन देंगे। अब क्या वो आगे देखो, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ डी। मतलब ये जो मार्केट रिकंस्ट्रक्ट हुआ किसके कहने पर हुआ? डी के कहने पर या सी के कहने पर? सी के कहने पर। डी वाज नॉट बाउंड टू पे एंड इट वाज विदाउट कंसीडरेशन एंड हेंस वॉइड। तो रिजल्ट ये आया कि डी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक लाइन लिख लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। वहां पर ब्रैकेट में लिख लो, विलेज मार्केट वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय P, village market was reconstructed by P, full stop. In this case, the collector forced to create the market. In this case, the collector forced to create the market. The collector forced to create the market. बस इतना लिख लो काफी है। अब इसका मतलब क्या समझना है? मामला बड़ा पेचीदा है, सिंपल नहीं है। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट एनालाइज करेगी कि यहाँ पर कंप्लेनेंट ने किसके कहने पर काम किया। अगर कोर्ट को ये समझ में आ जाएगा कि कलेक्टर के कहने पर काम किया है तो फिर जो डी ने प्रॉमिस किया था उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है और उसे कमीशन देने की जरूरत ये डिसाइड हुआ। तो इसका मतलब एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट में वैलिड कंसीडरेशन तब माना जाएगा जब सेकेंड पार्टी पहले पार्टी के कहने पर कोई काम करे, किसी और के प्रेशर में आकर नहीं। पहले पार्टी के कहने पर विलिंगली काम करे, अपनी मर्जी से काम करे, तब उसे वैलिड कंसीडरेशन माना जाएगा। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल, आर सेव्ड एस गुड फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आर ने एस के गुड को फायर करते थे, आग लगी हुई थी किसी दुकान में और उस समय वहां पर मौजूद था आर और उसने फटाफट माल क्या किया? बचा लिया। बहुत सारा माल जलने से क्या किया? बचा लिया। क्या उसने एस के कहने पर बचाया? नहीं। बाद में आर डिमांड कर रहा है रिवॉर्ड देना होगा। क्यों देना होगा? माल उसने अपने कब्जे में ले रखा। अभी माल को अपने कब्जे में ले रखा, बोलता है माल चाहिए ना तुमको, मैंने बचाया, मुझे बदले में इस माल की कीमत का कम से कम 25% तो दो। अगर 1 लाख का माल बचा दिया है तो 25,000 तो दो, तब मैं तुम्हें माल दूंगा। तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने कहा किस बात का? तुम्हें किसी ने कहा था करने के लिए? नहीं। तो यहाँ पर अगर प्रोपोजर ने कहा ही नहीं था तो कंसीडरेशन इन्वॉल्व है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता। तो आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फ्रॉम हिज सर्विसेज एज द एक्ट बीइंग डन क्या? वॉलंटरली। आ गया समझ में? तो हम अभी पढ़ रहे हैं वैलिड कंसीडरेशन के रूल्स और अभी शुरुआत बस किया, पहला रूल पढ़े, राइट? होमवर्क है बाकी 7। अभी 8 रूल है ना टोटल, तो 7 रूल पढ़कर आना। अच्छा, अगले पेज में 2 लाइन को कैंसिल कर दो, बेकार है वो लाइन। पॉइंट नंबर 6 में आखिरी के 2 लाइन को कैंसिल कर दो, हटा दो। पॉइंट नंबर 6 में कहां से बट वेयर ए पर्सन प्रॉमिसेस टू डू मोर मिला, उसको काट दो, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर बाकी आप 7 पॉइंट्स और पढ़कर आना अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।